तो हमने ब्रीफ पढ़ लिया, अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या है, फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या है, और लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड या फजान्स रूल। ठीक है, ठीक, स्टार्ट कर। तो किसके बीच में बनता है, मैंने बताया आयनिक बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहता है। इन आयनिक कंपाउंड या इन आयनिक बॉन्ड, ionic bond is a electrostatic force of attraction between metal cation and non-metal anion। मेटल कैटायन नॉन मेटल एनायन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि बनते हैं विच आर फॉर्म्ड, यानी ये कैटायन और एनायन कैसे बनते हैं, विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये NaCl, आपका KCl, BaCl2 और लेट्स से आपका MgBr2, सीजियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा, और भी लेट्स से बेरियम सल्फेट, लेट्स से कैल्शियम सल्फेट, लेट्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। आयनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, इनमें से कुछ आयनिक कंपाउंड मैंने यहाँ लिख दिए। ओके, ठीक, लेट्स से KNO3, K2SO4 एक्सेट्रा। अब यहां पर होता क्या है, जरा ध्यान देना। NaCl के केस में ये क्या है, सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और उसके इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, क्लोरीन ले लेता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का एग्जिस्टेंस ना नेचर में एज अ Cl2 रहता है। कैसे रहता है, एज अ Cl2, तो मैंने यहां पर Cl2 लिखा, एज अ Cl2 गैस। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक क्लोरीन शो करना था तो हाफ Cl2 ले दिया। तो ये कंप्लीटली कैसे बनता है, सोडियम हाफ Cl2 और ये बन गया आपका NaCl। क्या बन गया, NaCl। ठीक है, ठीक है, सॉरी। अब यहां पर जो NaCl है इसमें सोडियम प्लस में है और Cl किसमें है, माइनस में है। अब ये जो सोडियम प्लस और Cl माइनस के बीच में है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अपनी पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा, नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा, अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो अट्रैक्शन है यही क्या कहलाता है, आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए। थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ोगे, वहां पर इसमें डिटेल में बात होगी बॉर्न हेबर साइकिल में। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको KCl करना है, ये तो सेम है। BaCl2 ले लो, बेरियम +2 और Cl-, 2Cl-, Cl-। ये क्या होते हैं,
ये मॉलिक्यूल नहीं होते, ये फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेरियम +2 और Cl- के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, ये भी क्या हो गया आपका आयनिक बॉन्ड हो गया। मैं वापस से बता दूं, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलते। आपको NaCl इकलौता NaCl नहीं मिलेगा, ये एक पूरा लेटिस होता है, पूरा जाल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। लेट्स से आपका बेरियम सल्फेट है, BaSO4। इसमें बेरियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है +2, और सल्फेट जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। सल्फेट में एक्चुअली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉन मेटल तो है, वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगेन इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ये तो थोड़ा सा बेसिक बात है। अब क्या फीचर्स हैं इसके, उसके बारे में बात करते हैं। क्या फेवरेबल कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग यहां तक लिखो इसे। सॉलिड गैस सॉलिड बॉर्न हेबर्ट साइकिल, वहां समझोगे इस बात को। ठीक है, चलो मिटाता हूं, वीडियो पॉज करके मिटाता हूं। अब जरा मैं बात कर लेता हूं फेवरेट ऐसे। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन या आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, या आयनिक कंपाउंड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहला, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। दूसरा, वन ऑफ द एलिमेंट, आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड जिनके बीच में बन रहा है, जिन एलिमेंट्स के बीच में, उसमें वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उनमें से एक को हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, या कहें कि और हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। और वो एलिमेंट कौन होगा, वो मेटल होगा। मेटल ही तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एक को इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ते हैं और एक को लेने पड़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो कौन छोड़ेगा, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, यानी बेसिकली मेटल। घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि वो मेटल होना चाहिए। तीसरा, जो अनदर एलिमेंट है should be highly इलेक्ट्रोनेगेटिव या कहें कि और हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख दिए, क्या इसका मतलब है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि वो नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जनरली फेवरेबली ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट आते हैं, और इसमें जनरली ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट आते हैं।
17-16 लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो जनरली ग्रुप 1-2 के मेटल्स होंगे या ग्रुप 17-16 के नॉन मेटल्स होंगे, उनके बीच में बनेगा। और क्या, हाँ, बोथ एलिमेंट शुड हैव, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बात बताई, प्रैक्टिकली ग्रुप 1 या ग्रुप 17 के बीच में, ग्रुप 1 या ग्रुप 16 के बीच में के एलिमेंट्स के बीच में, ग्रुप 2 या ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बीच में, और ग्रुप 2 या ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं प्रैक्टिकली। ग्रुप 13 भी आ जाता है, एल्यूमिनियम भी आ जाता है, बिस्मथ भी हो जाता है, थैलियम भी आ जाता है, लेकिन जनरली इनमें होता है। बोथ एलिमेंट शुड हैव हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी उनका डेल्टा ई एन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। डेल्टा ई एन हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा, तब शेयरिंग होगी। ठीक है, ठीक है। और क्या, हाँ, लैटिस एनर्जी of resulting compound should be high so that to stabilize the crystal। अभी लैटिस एनर्जी क्या होती है बाद में देखेंगे, आप इन 4 पॉइंट्स पर गौर कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि आप ये चौथा पॉइंट देखो, अब सोडियम और क्लोरीन के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होता है, इसकी 3 होती है और सोडियम की अप्रॉक्स 0.9 होती है। तो डिफरेंस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कहो कि साहब क्या कहते हैं, आप CCl4 ले लो, आप कहो कि कार्बन और क्लोरीन, कार्बन 2.5 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और क्लोरीन की 3.0 है, मत क्लोरीन की कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, नहीं, तो ऐसे केस में इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग हो जाएगी। ओके, ठीक है। और वैसे भी दोनों ही नॉन मेटल है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशंस है, इसे लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो। सो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में, क्या क्या उनकी खासियत है। सबसे पहली बात, आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आयनिक बॉन्ड हैज नो डायरेक्शन या अनडायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, अनडायरेक्शनल होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए, सबसे सिंपल, जैसे कि आपका NaCl है, इसमें क्या है, Na+ और Cl-। अब Na+ अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक रहा है वो कुछ ऐसे फेंक रहा है, अब इससे कौन अट्रैक्ट होगा, Cl-। अच्छा, Cl- क्या सिर्फ सामने से आ सकता है, क्या सिर्फ सामने से अट्रैक्ट हो सकता है, नहीं, वो यहां से भी हो सकता है, वो यहां से भी हो सकता है, वो यहां से भी हो सकता है, चारों तरफ से वो अट्रैक्ट हो सकता है। तो Cl- कहीं से भी आकर के अट्रैक्ट हो सकता है, चारों ओर से अट्रैक्ट हो सकता है। तो आयनिक बॉन्ड अनडायरेक्शनल होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। हम, ठीक है, इसे कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड होते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसलिए जनरली आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। यही कारण है कि आयनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपका सबसे बहुत बेसिक सा आयनिक कंपाउंड आप क्या जानते हो, NaCl, नमक। जानते हो नमक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, NaCl की अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो लगभग
800 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो लगभग, ठीक है, लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है। तब कोवलेंट, इसके बारे में थोड़ा कोवलेंट बॉन्ड में और बात करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड भी कम मजबूत नहीं होते, काफी मजबूत होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, वो जनरली रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं। जैसे H2 है, अमोनिया है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? गैस होते हैं। अच्छा, गैस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉन्ड क्या हो गया, ये कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। गैस का मतलब क्या है? गैस इसलिए है कि इनमें आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कमजोर है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, एडवांस के लिए पढ़ेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा, तब बात करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। इसका उदाहरण है डायमंड। डायमंड प्योरली कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायमंड तो टफेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। ओके, बस फिलहाल तो आयनिक बॉन्ड को ही पढ़िए, कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बाद में बात करेंगे। तो बॉन्ड की मजबूती और इंटरमोलिकुलर फोर्स की वीकनेस, ये अलग अलग चीज है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड में बात करेंगे। थर्ड है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, इंस्टेड दे एग्जिस्ट एज लैटिस और नेटवर्क ऑफ आयन। मोल कॉन्सेप्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि फॉर आयनिक कंपाउंड यूज टर्म फॉर्मूला यूनिट इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल और फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कि आयनिक कंपाउंड के लिए आप मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल मत करो, किसका इस्तेमाल करो? फॉर्मूला यूनिट का। आयनिक कंपाउंड के लिए आप मॉलिक्यूलर मास वर्ड का इस्तेमाल मत करो, किसका करो? फॉर्मूला मास का। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड एज ए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मिलते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं मिलते हैं? देखो, जैसे कि आपका ये NaCl है, तो इसका मतलब ये है कि NaCl नाम का एक लौता मॉलिक्यूल होता है? कभी नहीं होता। इस Na+ से क्या सिर्फ एक Cl- अट्रैक्ट हो सकता है? नहीं, इस Na+ से काफी सारे Cl- अट्रैक्ट हो सकते हैं। एडवांस में, जेई एडवांस में चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां पर आप अभी भी है, वो पढ़ोगे तो वहां देखोगे एक Na+ को 6 6 Cl- सराउंड करते हैं, और एक Cl- को 6 Na+ सराउंड करते हैं। ठीक, तो NaCl ये जो शब्द है, एक Na+ को कई Cl- सराउंड करते हैं, और एक Cl- को कई Na+ सराउंड करते हैं। तो फिर ये क्या है? ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये इसका जस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका क्या है? जस्ट फॉर्मूला। इसके बारे में हम कई दफा पहले भी बात कर चुके हैं। तो जैसे कि मैं एक बार फिर बात कर लेता हूं। ठीक, क्या बात बता रहा था? हाँ, कि NaCl कभी भी या आयनिक कंपाउंड कभी भी एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज अ लैटिस या नेटवर्क, एज अ लैटिस या नेटवर्क ऑफ आयंस। तो एक Na+ को कई Cl- घेरते हैं, और एक Cl- को कई Na+ सराउंड करते हैं, और ऐसे बनते 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 ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, बड़ा सा। ये जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ये जो आयंस का नेटवर्क होता है, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन, और ऐसे बड़ा सा नेटवर्क खड़ा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं, या नेटवर्क ऑफ आयंस कहते हैं। समझ गए? समझ गए। तो ये क्या बना है? NaCl। ये NaCl क्या बना है?
तो अगर आप लोग तो समझ गए लैटिस या नेटवर्क ऑफ आयन कि केटायन को कई एनायन घेरते हैं, उस एनायन को कई केटायन घेरते हैं और ऐसे घेरा घेरी चलती है, तो चारों दिशाओं में बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है आयंस का। इसे हम कहते हैं लैटिस या जाल। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मान लो NaCl के लैटिस में एक हमने लैटिस पे स्टडी किया, तो अगर एक लैटिस में मान लो 5 लाख Na+ है, तो दूसरे लैटिस में भी एक लैटिस में अगर 5 लाख Na+ आयंस मिलते हैं, तो 5 लाख ही उतने ही सेम क्या मिलते हैं, Cl- आयंस मिलते हैं। इसीलिए इनका जो रेशो आता है वो 1:1 आता है। और यहीं से आप क्या बनाते हो, NaCl नाम का फॉर्मूला बनाते हो। तो NaCl कोई मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl तो एक फॉर्मूला है। जैसे कि आपने CaCl2 ले लिया, लेट से आपने CaCl2 ले लिया, कैल्शियम और Cl-, इसके एक लैटिस को आपने स्टडी किया, तो अगर लैटिस में 5 लाख कैल्शियम +2 है, तो 10 लाख क्या होंगे, Cl- होंगे। ठीक है, ये स्टडी हुआ। मान लो 5 लाख मिले और 10 लाख मिले, आपने एक CaCl2 के लैटिस को स्टडी किया, तो किस रेशो में आ गए, 1:2। तो ये क्या बन गया, CaCl2 एक फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो लेटेस्ट ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट पर आओ। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड हार्ड होते हैं। ठीक है, ब्रिटल होते हैं मतलब आप इसको मारोगे तो बिखर जाएंगे। क्लियर है, जैसे कि तुम्हारी खोपड़ी पे डंडा पड़े, तुम्हारी खोपड़ी क्या होगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और तुम लोहे पे डंडा मारो तो लोहा पिचक जाएगा, लोहा टूटेगा नहीं, लोहा पिचक जाएगा, मेलेबल है। ब्रिटल का मतलब है आप डंडा मारोगे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेट से आप इस मार्कर पे हथौड़ा मारो, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े होना ही ब्रिटल नेचर कहलाता है। यहां तक हो गया। पांचवा, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फेज या सॉल्युबल फेज या सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज लिख देता हूं। आयनिक कंपाउंड अगर पिघले हुए हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे, या वो सॉल्यूशन फेज में, यानी आपने उसको किसी सॉल्वेंट में डाल करके सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे। कंडक्ट क्यों करेंगे, ड्यू टू फ्री आयंस। मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में फ्री आयंस होते हैं, वो चलते हैं, आयंस के चलने से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर, क्लियर। और 6, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, देखो वायर्स आपके घर में जा रहे हैं, वो कैसे कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। वायर्स में जो बिजली चलती है, जैसे कॉपर वायर है, उसमें बिजली चल रही है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। ठीक है, और पानी में या सॉल्यूशन में जो बिजली चलती है वो क्यों चलती है, आयंस के मूवमेंट से, तो उनको आयनिक कंडक्टर कहते हैं। और बिजली की तारों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। क्लियर, क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड 6th पॉइंट, ionic compounds are polar compound, hence they dissolve in polar solvent like water। अब ये polar compound क्या है, डायपोल मोमेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बस इसको लिख लो। ठीक है, ionic compound 6 यहां तक लिख लो। हो गया, हो गया। एक लास्ट पॉइंट और है, आइसोमॉर्फ्स एंड पॉलीमॉर्फ्स, उसके बारे में बात करता हूँ। लिखो इसे, मैं मिटाता हूँ। ओके, तो 7th पॉइंट देखते हैं।
आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आइसोमेरिज्म क्या है? कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या शो करते हैं? आयनिक कंपाउंड शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। ये कोई डायरेक्टली आपको इतना काम नहीं पड़ता ये पॉइंट, बट फिर भी लिख लो, क्योंकि आइसोमेरिज्म पढ़ते हो तो कोवलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है, तो आयनिक कंपाउंड क्या शो करता है उसके बारे में। तो क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, बस थोड़ा सा देख लो। और आइसोमॉर्फिज्म, पॉली एक से ज्यादा, मॉर्फिज्म एक से ज्यादा रूप में पाया जाना। तो एक आयनिक कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाता है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मतलब है इसका? आयनिक कंपाउंड, इफ आयनिक कंपाउंड found in existing more than one crystal structure, क्रिस्टल शब्द भी आयनिक कंपाउंड के साथ इस्तेमाल होता है। लैटिस बोल रहे हैं तो उसको आप क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हो, स्ट्रक्चर बोल रहे हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, यानी आयंस का नेटवर्क ही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। In more than one crystal structure, this property is called polymorphism, ठीक है। सॉलिड स्टेट जो सिर्फ जेई एडवांस में है उसमें आप पढ़ोगे, जैसे आपका जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड वो दो तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। एक तो बनाता है जिंक ब्लेंड नाम का, और एक बनाता है वुडजाइट नाम का। जिंक ब्लेंड तो आपके सॉलिड स्टेट में है भी सही सिलेबस में। अब क्या होता है कोई जानने की जरूरत नहीं है। तो जिंक सल्फेट जो है एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में मिलता है, एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर्स बना के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जैसे भगवान एक से ज्यादा अवतार में होते हैं ना, तो भगवान एक से ज्यादा अवतार में आते हैं तो वो उनका पॉलीमॉर्फिज्म है। अच्छा, सेम ऐसे ही है आइसोमॉर्फिज्म, एक ही रूप में, आइसो मतलब सेम रूप में। इफ मोर देन वन आयनिक कंपाउंड हैव सेम crystal structure, it is called आइसोमॉर्फिज्म। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। एक एग्जांपल से समझाता हूं। आयरन सल्फेट FeSO4.7H2, जिंक सल्फेट .7H2 और इप्सम सॉल्ट, ये तीनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। इसको हम कहते हैं ग्रीन विट्रियोल भी कह देते हैं, इसे हम व्हाइट विट्रियोल भी कह देते हैं, और इसे हम इप्सम सॉल्ट कहते हैं। दिख रहा है? हाँ। तो ये तीनों के तीनों एक ही तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम तरह का होता है तीनों का, इसलिए ये तीनों आपस में आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर है उसी में ये पाए जाते हैं। आयरन हटा के जिंक लगा दो, जिंक लगा के Mg लगा सकते हो, सेम, इसे कहते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म, और ये तीनों आपस में कहलाते हैं आइसोमॉर्फ्स, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आप ये विट्रियोल भी याद कर लो, इनका नाम भी
विट्रियोल आपने एक बहुत फेमस सुना होगा। देखो विट्रियोल एक्चुअली में H2SO4 के लिए आता है, इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। अब मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूं। H2SO4 को कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो जहां सल्फेट लग जाता है ना ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, मेटल आयंस के साथ सल्फेट लग जाता है, तो जनरली वहां उसको विट्रियोल कह देते हैं। ट्रांजिशन तो नहीं, हर मेटल्स के साथ जब सल्फेट लग जाता है तो जनरली विट्रियोल शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ के साथ। जैसे कि एक बहुत फेमस विट्रियोल आपने सुना होगा, ब्लू विट्रियोल। तो मैं CuSO4.5H2O, क्या कहते हैं इसको? इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल। अरे ये आइसोमॉर्फ नहीं है इनके साथ, ये तो मैं विट्रियोल बता रहा हूं तुम्हें, इस शब्द का थोड़ा सा एक्सपेंशन। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन, व्हाइट, एप्सम सॉल्ट, ये तीनों आपस में आइसोमॉर्फ्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसे लिखिए